क्या सिर्फ स्केचिंग एक सब्जेक्ट को समझना है या एक कंपोजिशन को समझना है या केवल ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है या किसी सब्जेक्ट को केवल फील को कैप्चर करना है। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं फिर दिस इज़ आदर्श, और जैसा कि बहुत सारे लोग मुझसे काफ़ी पहले से कनेक्टेड हैं, तो मैं आपको पता होगा कि यहाँ पे एक सीरीज़ रन कर रहा हूँ जिसका नाम है मास्टर द स्केचिंग, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। फूलों को स्केच करके देखा, फिगर्स को स्केच करके देखा, सिंप्लीफिकेशन को समझा किस तरीके से समझना है, और बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें करके देखी। लेकिन स्केचिंग केवल इन सब्जेक्ट को समझना या इसके स्किल को इम्प्रूव करना नहीं है। एक्चुअल में स्केचिंग का मीनिंग ही बहुत अलग है। वैसे तो हम नॉर्मली ये समझते हैं कि जो स्केचेस होते हैं वो केवल हम उसमें सब्जेक्ट का फील कैप्चर करते हैं, लेकिन स्केचेस इसके बियॉन्ड हैं। मतलब अगर आप स्केचिंग को डीपली समझो तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। अगर आप एक स्केच बना रहे हो तो वहाँ पे आप बना तो केवल ये सोच के रहे हो कि मुझे इस सब्जेक्ट के फील को कैप्चर करना है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे क्या इम्प्रूव होता है कि आपको किस तरीके से फास्टली किसी भी सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना है और उसका कितना पार्ट ही बनाना है। क्योंकि एग्जैक्ट आप सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं बनाते हो, आप कुछ ही लाइंस खींच के अपने स्केच को कंप्लीट करते हो और वो दिखने में अच्छा लगता है और उस सब्जेक्ट का फील भी कैप्चर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्केचिंग में हम करते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। मतलब हमारे माइंड में उस चीज़ को, उसको नहीं समझते जो एक्चुअल में बैकग्राउंड में हो रहा है। जैसे कि आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है, तो हम उस चीज़ को नहीं समझते। हम केवल ये समझते हैं कि हमें केवल सामने जो दिख रहा है उसको, उसके फील को कैप्चर करना है। लेकिन जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो कि हाँ इससे ये इम्प्रूव हो रहा है, तो आप फिर उसको सही तरीके से एक्सप्लोर कर पाते हो, सही तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हो, यूज़ कर पाते हो। अगर एक पर्सन है जो फैटी है काफ़ी, उसको पेट में उसकी चर्बी है, बेली फैट है, तो अगर उसको एक एक्सरसाइज के बारे में पता चले जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है लेकिन उसको सही से करना ज़रूरी है, तो अगर उसको उस बारे में पता चले कि इस चीज़ से मेरा बेली फैट कम हो सकता है, तो वो उसको अच्छी से एक्सप्लोर करेगा, अच्छे से उसको समझेगा ताकि वो उस रिज़ल्ट को अचीव कर सके। तो फिर वो उस एक्सरसाइज को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करेगा। तो यहीं पे आपको ये चीज़ समझनी है कि स्केचिंग को आप किस किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। आज है मास्टर द स्केचिंग सीरीज़ का एपिसोड 10, और आज हम समझेंगे अपने टूल को मास्टर करने में स्केचिंग किस तरीके से हेल्प करती है। यहाँ पे मैंने एक जो है सीप का रेफरेंस लिया है और जिसको मैंने खुद से क्लिक किया है, और मेनली मैं यही मानता हूँ कि हमें खुद से पिक्चर्स को क्लिक करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद से पिक्चर्स क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप केवल ये नहीं सीखते कि आपको कैसे ड्रॉ करना है, साथ में आप ये सीखते हो कि रेफरेंस को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे चूज़ किया जाता है, कैसे उसको सही तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि वो फ्रेम में अच्छा लगे, और लाइट को कैसे बैलेंस किया जाता है, कहाँ से शॉट ले के अच्छा दिखे। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप फोटोग्राफी से भी सीखते हो, और जो फंडामेंटल्स आप ड्राइंग में सीखते हो वही सेम फंडामेंटल्स आपके फ़ोटो में भी यूज़ होते हैं जब आप फोटोग्राफी करते हो, बस टूल चेंज रहता है। अब यहाँ पे हम इंक का यूज़ कर रहे हैं, और जो पेन मैंने पकड़ा रखा है वो मैंने खुद से बनाया है लकड़ी की हेल्प से। तो यहाँ पे इंक को कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पेन के कंपैरिजन में। आप फाउंटेन पेन यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंक की बोतल साइड में रखे हुए हूँ, उसकी हेल्प से डायरेक्ट यहाँ पे मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अलग अलग वेराइटी की लाइन को पाने के लिए इस पेन को अलग अलग टाइप से मूव करना पड़ता है, मतलब इसको घुमाना पड़ता है कि टिप उतना ही टच करे जितना आपको लाइन चाहिए, पतली या मोटी। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ऑब्जर्वेशन। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो एक बार के लिए ट्राई ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन फर्स्टली आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप फंडामेंटल्स पर वर्क करो यहाँ पे, क्योंकि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे कि इंक के साथ अगर मैं स्केचेस को बनाऊँ तो कितना क्विकली, कितना फ्लो के साथ मैं इन स्केचेस को बना पाऊँ। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं जितने भी स्केचेस बनाया हूँ वो, उससे पहले मैंने कई सारे स्केचेस की प्रैक्टिस ऑलरेडी की रखी है। तो इन स्केचेस में 2 से
3 मिनट ही ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यूज़ को ऐड तो कर नहीं रहे, केवल लाइन के ऊपर फ्लो के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और जो इंक है वो काफ़ी पतली होती है, तो उसके साथ काम करने में एक तो मज़ा भी बहुत आता है, दूसरा काफ़ी अच्छा फ्लो भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप स्टार्टिंग से आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप अभी केवल चीज़ों को सीख रहे हो, बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं, और वहाँ पे अगर आप एक चीज़ करोगे तो आपकी गलतियाँ फिर और ज़्यादा होंगी, क्योंकि एक तो आपका जो सब्जेक्ट को देखने का नज़रिया है, जो आपके फंडामेंटल्स है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो गलती तो हो ही रही है। और दूसरी चीज़, जब आप कोई नए टूल को यूज़ करते हो तो वहाँ पे गलतियाँ होना नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे हमने एक और रेफरेंस को लिया है जो कि थोड़ा सा अलग है, जिसमें गर्दन बाहर की तरफ निकली हुई है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि गर्दन झुकी है कि गर्दन ऊपर है कि नीचे है, बस आपको लाइन के फ्लो को देखना है। और यहाँ पे मैंने जो सीप है और बकरियाँ हैं, इनके रेफरेंसेस को इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़े से कर्वी होते हैं ज़्यादा, और इनमें आपको थोड़ा अच्छा, मुझे पर्सनली ये इस टाइप के सब्जेक्ट, थोड़ी जानवर वगैरह बनाना काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने इन सब्जेक्ट को लिया। तो मैंने जैसा कि कहा कि आपको जब आप कोई भी नया टूल यूज़ करो तो उससे पहले आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तभी आप उस टूल को सही तरीके से यूज़ कर पाओगे। और जो कि स्केचिंग है वो केवल आपका सब्जेक्ट को समझना नहीं है, बहुत बार हम अलग अलग टूल का यूज़ करने के लिए, टूल के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए भी स्केचिंग करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्ट फाइनल पेंटिंग बना रहे हो जो आपको किसी को देनी है, कमीशन वर्क है, या आपको किसी एग्जीबिशन में लगाना है, और फिर आप वहाँ पे कुछ नया ही ट्राई कर रहे हो कि नहीं मैं तो इसको इस फाउंटेन पेन से बनाऊंगा, इंक से बनाऊंगा। तो इस टाइप से आप गलतियाँ नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ किसी और के लिए आप डिस्प्ले करने के लिए बना रहे हो, किसी और को दिखाने के लिए बना रहे हो, तो वहाँ पे एक गलती आपको काफ़ी भारी पड़ सकती है। इसलिए ही स्केचिंग की जाती है, जहाँ पे हम, अब यहाँ पे किसी को हमको दिखाना नहीं है, यहाँ पे जस्ट गलतियाँ हो रही हैं तो होने दो, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कई 100 स्केचेस ख़राब भी बना दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन 1000 स्केच, 100 स्केचेस, 1000 स्केचेस में आप कितना सीख रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को मैंने कम्प्लीटली रियल टाइम रखा है, मतलब इसमें ना कोई मैंने स्पीड बढ़ाई है ना कुछ, ये नॉर्मल वीडियो, जिस तरीके से मैंने जितनी स्पीड में, रेगुलर स्पीड में ड्रॉ किया है, सेम एग्जैक्ट स्पीड इस वीडियो में दिखाई गई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इंक ज़्यादा ले ली, जिसकी वजह से पेपर पर वो एकदम फैल गई। तो यहाँ पे जो है आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आपको कितनी इंक लेनी है, क्योंकि वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा इंक अगर आपकी रह गई पेपर पे तो वो धीरे 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 फैलेगी पेपर पर, और वो थोड़ा गंदा सा दिखेगा। तो आपको अमाउंट ऑफ जो इंक है उसको कंट्रोल करना, ये कुछ वाटर कलर की तरह ही होते हैं, जैसे कि हम वाटर कलर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वाटर को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट माना जाता है। लेकिन अगर आप एक बार वाटर को कंट्रोल करना सीख गए, मतलब ब्रश में आपको कितना पानी लेना है कि कितना कलर डार्क हो, लाइट हो, किस तरीके से ब्रश चलाना है कि कलर फैले नहीं, तो अगर आप एक बार ये चीज़ कर लिए, सीख गए, तो ऑटोमेटिकली फिर आप जब भी किसी अदर मीडियम को यूज़ करोगे तो वहाँ पे फिर वो मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो इसलिए ही वाटर कलर को डिफ़िकल्ट हम सब्जेक्ट मानते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम इंक का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी लिक्विड फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए, अभी मैंने पेन का यूज़ करके स्केच किए, मैं इंक के लिए ब्रश का भी यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पे हम थोड़ा पानी को मिला के, आगे हम वीडियो में इस चीज़ को भी करके देखेंगे अगले एपिसोड में या उसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो एक बात बताइए, वहाँ पे हम स्केचिंग में इंक का यूज़ करके भी उसका थोड़ा 1-2 शेड बना के वाटर का यूज़ करके स्केचेस बना सकते हैं, जिसमें हम वैल्यू भी ऐड करेंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ कैसे करनी है। ये यही स्केच में हम वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन बाद की चीज़ है, फर्स्टली आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब यहाँ पे जितने भी, अगर आप बहुत धीरे से अगर इस चीज़ को और ज़्यादा धीरे से ड्रॉ करो तो बहुत सारे रेफरेंस में बहुत सारे कर्व्स, छोटी छोटी लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे हमें बड़ी बड़ी लाइन्स को, बड़े बड़े शेप्स को देखना, फ्लो के साथ उनको ड्रॉ करना है। नहीं तो अगर आप हर एक छोटी लाइन को बनाने में लग जाओगे तो जो इम्प्रेशन है, जो
फ्लो है, जो फील है स्केच का, वो ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ पे वो एक बिखरा बिखरा जिस तरीके से बच्चे बनाते हैं टूटा फूटा स्केच, उस टाइप का स्केच लगता है। अब यहाँ पे रेफरेंस थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट है ये, क्योंकि इसमें जो है आगे के पैर पीछे के पैर के कंपैरिजन में छोटे हैं। एग्जैक्टली अगर आप उस चीज़ को देखो तो पैर बड़े ही हैं, लेकिन जो उसकी खड़े होने की पोजीशन है, जिसकी वजह से पीछे वाला पार्ट कैमरे के ज़्यादा पास है और आगे वाला पार्ट कैमरे से थोड़ा दूर है, और इसी के कारण जो है आगे के पैर हमको छोटे दिख रहे हैं इस वीडियो में, इस क्लिप में, और जो पीछे के पैर हैं वो थोड़े से बड़े दिख रहे हैं। तो आपको अब ये नहीं देखना कि पैर हैं तो एक ही जैसे होंगे, आपको बस कंपेयर करना है कि वो एक दूसरे के कंपैरिजन में उनमें कितना डिफरेंस है। अगर आप पैर का एंगल बनाओ तो आगे के पैर और पीछे के पैर के बीच में एंगल कितना है, फिर उसके बाद सिर के बीच में और आगे के पैर के बीच में कितना एंगल है, उस एंगल के अकॉर्डिंग जो नीचे वाला पार्ट है उसका एंगल मिला के आप फिर पैरों को ईजीली बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार करनी पड़ेंगी, और मैं अक्सर अपनी वीडियो में जो लाइन्स दोहराता हूँ कि ऑब्जर्व करो, कंसिस्टेंट रहो और बार बार प्रैक्टिस करो, 1000 बार प्रैक्टिस करो। तो मैंने ऑलरेडी वो चीज़ खुद भी मैं करता हूँ और डेली करता हूँ और काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ। उसी के बेस पे मैं ये सारी चीज़ें आपको समझा पा रहा हूँ, तो आपको भी सारी चीज़ें करनी है। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना और केवल पेन और पेंसिल तक सीमित नहीं रहना। आपको अपने स्केचेस को अलग अलग तरीके से भी एक्सप्लोर करना है, ब्रश का यूज़ भी करना है, मार्कर मिले तो मार्कर का यूज़ करो, चारकोल स्टिक मिलेगा तो उसका यूज़ करो, कोयला मिले उसका यूज़ करो, पत्थर मिल जाए जो ईंट रहती है तो वो मिल जाए उससे स्केच करो, कुछ भी करो, बस स्केच करो, जहाँ पे भी मन हो, दीवार पे हो, सड़क पे हो, बस बनाते रहो। इससे आपका जो प्रैक्टिस है वो भी होगा और साथ में आप अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मीडियम को भी समझोगे किस तरीके से यूज़ करना है। और जैसा कि हमने समझा कि अगर आप डायरेक्ट किसी भी फाइनल पेंटिंग में अगर किसी मीडियम को फर्स्ट टाइम यूज़ करने जाओगे तो सारा चीज़ें कबाड़ा करने वाले हो, इसलिए ही हम स्केचेस में इन सारे मीडियम्स को ट्राई करके देखते हैं ताकि उन पर हमारा कंट्रोल आ सके। जब आपका कंट्रोल आ जाएगा फिर आप उस मीडियम को फाइनल पेंटिंग्स में भी अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओगे। इसलिए स्केचेस को बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अलग अलग मीडियम्स को भी ट्राई करिए और साथ में फंडामेंटल्स पर फोकस करिए। और अगर आप फंडामेंटल्स के बारे में और स्केचिंग के बारे में और आर्ट के बारे में और भी चीज़ें डीपली समझना चाहते हैं तो इस पेज से कनेक्टेड रहिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।